नमस्कार दोस्तों, इकोनॉमिक्स क्लास में आपका स्वागत है। मेरा नाम है चैन सिंह। आज हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों उत्पत्ति के विभिन्न साधनों पर, जिन्हें हम उत्पादन के साधन भी कहते हैं। इससे पहले हमने उत्पादन समझ लिया है, उत्पादन क्या होता है, उत्पादन की परिभाषा, उत्पादन की रीतियां, उत्पादन की विशेषता, उत्पादन का महत्व, सभी टॉपिक पर हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियर हो गया है, और यदि क्लियर नहीं हुआ है तो आप कमेंट करके बताइए। वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा। जिसने नहीं देखी है उस वीडियो की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप जाकर देख सकते हैं। आज चर्चा करेंगे उत्पादन के साधन। तो उत्पादन के साधन क्या होते हैं, इसको हम बिल्कुल आसान तरीके से समझने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए सबसे पहले आसान भाषा में समझें कि उत्पादन के साधन होते क्या हैं। इसके लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लेते हैं हम किसान हैं और हमें क्या करना है, गेहूं का उत्पादन करना है। किसका उत्पादन? गेहूं का। अब गेहूं के उत्पादन में हमें क्या क्या जरूरी है, कौन कौन सा सामान लगेगा, सबसे पहले उन पर चर्चा कर लें। तो गेहूं के उत्पादन में सबसे पहले हमें चाहिए क्या, एक खेत, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, भूमि बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? भूमि बोल सकते हैं। उसके बाद भूमि यदि हमारे पास है, क्या हम गेहूं का उत्पादन कर पाएंगे? अभी नहीं कर पाएंगे। हमें क्या चाहिए? अभी हमें चाहिए बीज। अब गेहूं का बीज हमारे पास होगा, वो हम बुवाई करेंगे। बुवाई किससे करेंगे? उसके लिए भाई ट्रैक्टर भी चाहिए। ट्रैक्टर से खेती करेंगे, उसके बाद बुवाई करेंगे। बुवाई कर देंगे, फसल हो जाएगी। उसके बाद फिर खाद भी चाहिए, खाद और दवाइयाँ, तब तो फसल ठीक होगी। खाद, दवाइयाँ, ये सब भी क्या लगेंगे, फसल के उत्पादन में सहयोग करेंगे। तो गेहूं के उत्पादन में इतने सारे साधन हैं जिनका हम क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। तो गेहूं के उत्पादन में जो वस्तुएं और सेवाएं क्या कर रही हैं, सहयोग कर रही हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उत्पादन के साधन कहते हैं। आसान हो गया? बिल्कुल आसान तरीके से हमने समझ लिया। अब इसकी जरा हम परिभाषा लें, किसमें? अर्थशास्त्र में, कि भाई अर्थशास्त्र में साधनों को किस प्रकार से परिभाषित करते हैं। तो देखिए, उत्पादन के साधनों में वह वस्तुएं एवं सेवाएं शामिल की जाती हैं जो उत्पादन के विभिन्न स्तरों पर सहयोग प्रदान करती हैं। गेहूं के उत्पादन में भूमि, बीज, ट्रैक्टर, खाद, दवाइयाँ, इन सभी ने क्या किया है, विभिन्न स्तरों पर क्या किया है, सहयोग प्रदान किया है। पहले तो भूमि ने हमें ये चांस दिया कि हम उत्पादन कर सकते हैं। उसके बाद ट्रैक्टर के द्वारा हकाई बुवाई करेंगे, तो हकाई बुवाई के स्तर पर किसने सहयोग दिया? ट्रैक्टर ने। बीज बो दिया, बीज बोने के बाद फिर जब फसल हो गई उसके बाद एक दूसरे स्तर पर खाद और दवाइयों ने सहयोग दिया, नहीं तो कीटनाशक उसको नष्ट कर देते। तो क्या हो रहा है, ये उत्पादन के विभिन्न स्तरों पर सहयोग प्रदान करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उत्पादन के साधन कहते हैं। उन सभी वस्तुओं और सेवाओं को जो कि उत्पादन में सहयोग करते हैं, सहायता करते हैं, उन्हें हम क्या कह सकते हैं, उत्पादन के साधन कह सकते हैं। अब एक परिभाषा और समझ लें। तो परिभाषा ले ली है मैंने प्रोफेसर बेनहम की, तो उसको समझ लें। कोई भी वह वस्तु या सेवा जो कि उत्पादन कार्य के किसी स्तर पर अपना सहयोग प्रदान करती है, उत्पादन का साधन कहलाती है। जो समझ लिया है वही परिभाषा में है, तो उसको समझने की आवश्यकता है क्या? नहीं है। समझ में आ गया? यदि नहीं आया है तो कमेंट करके बताइएगा, एक बार और क्लास लेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम समझ लेते हैं भाई साधन होते क्या क्या है। अर्थशास्त्र में किस किस को साधन कहा जाता है? तो सबसे पहले भूमि, उसके बाद पूंजी, उसके बाद श्रम, उसके बाद संगठन और साहस। इन पांचों को क्या कहा जाता है अर्थशास्त्र में? उत्पादन के साधन कहा जाता है। इन पांचों को ही क्यों माना जाता है? क्योंकि सब कुछ इन्हीं पांचों के अंतर्गत आ जाता है। खेत हमारा किस में आ गया? भूमि में आ गया। बीज किस में आ गया? बीज, ट्रैक्टर, ये क्या है? ये भी संसाधन है। ये किससे खरीदेंगे हम? पूंजी से खरीदेंगे। खाद और दवाइयाँ, ये भी किससे आ गया? पूंजी में आ गया। और इनको छिड़काव करेंगे तो श्रम के द्वारा करेंगे, श्रम भी आ गया। संगठन इसमें नहीं आता है, संगठन थोड़ा सा अलग है, वो भी हम समझेंगे। अभी हम समझ लेते हैं इन पांचों को एक एक करके कि भाई ये होते क्या क्या है, किस प्रकार से इनको परिभाषित किया जाता है और किस प्रकार से इनका उत्पादन में सहयोग होता है, वो हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम किसका समझ लें? भूमि का समझ लें। उत्पादन के साधन क्लियर हो गया।
कि क्या होते हैं जो उत्पादन में सहयोग करते हैं, वो तो साधन होते हैं। और इसमें पांच को शामिल किया जाता है। 5 संसाधन हैं जो अर्थव्यवस्था में शामिल किए जाते हैं, अर्थशास्त्र में शामिल किए जाते हैं। भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस। ठीक है, अब इन 5 को एक एक करके समझें तो उसमें हमने भूमि सबसे पहले ले लिया कि भूमि क्या होती है। अब इसको यदि आसान भाषा में समझें तो भूमि क्या होती है, जो जमीन होती है उसी को हम भूमि कहते हैं, जो धरातल होता है उसी को भूमि कहते हैं। लेकिन अर्थशास्त्र में भूमि के अंतर्गत वो सभी संसाधन शामिल किए जाते हैं जो कि प्रकृति के द्वारा मनुष्य को निःशुल्क प्रदान है। कौन कौन से संसाधन? सभी संसाधन, जंगल, वन, पानी, हवा, खनिज, जितने भी संसाधन हैं जो प्रकृति हमें निःशुल्क प्रदान करती है, उन सभी को किस में शामिल किया जाता है? भूमि में शामिल किया जाता है। अब हम परिभाषा समझ लें पहले क्या होती है। आसान भाषा में तो भूमि क्या होती है? जमीन होती है। ठीक है, अब इसे संसाधन किस प्रकार से माना जाता है वो समझिए। भूमि का अर्थ उन सब पदार्थों तथा शक्तियों से लिया जाता है। किससे लिया जाता है? उन सब पदार्थों एवं शक्तियों से लिया जाता है जो प्रकृति मनुष्य की सहायता के लिए, किसके लिए? मनुष्य की सहायता के लिए भूमि और पानी, हवा और प्रकाश तथा गर्मी के रूप में निःशुल्क प्रदान करती है। जो प्रकृति से मिल रहे हैं जो संसाधन, उन्हें हम भूमि के अंतर्गत शामिल करते हैं। क्यों? क्योंकि ये मनुष्य की सहायता के लिए प्रकृति हमें निःशुल्क प्रदान करती है। ये अर्थशास्त्र में इसकी क्या है? परिभाषा है। ये मार्शल की परिभाषा है, इसे आप याद कर सकते हैं। यदि उन्हीं के शब्दों में आए तो फिर आपको उन्हीं के शब्दों में लिखना है। अब देखिए, जैसे कि भूमि का धरातल है, धरातल पर पहाड़ियाँ भी आती हैं, नदियाँ भी आती हैं, समुद्र भी आता है, जंगल भी आता है, वन भी आता है। ये सब कुछ किस में आता है? भूमि के धरातल में शामिल है। तो ये भी संसाधन है कि नहीं? जैसे नदियां हैं, नदियों पर हम बांध बनाते हैं, बांध बना के बिजली का उत्पादन कर सकते हैं, तो संसाधन हुआ। जंगलों से हम लकड़ी की कटाई करते हैं, चंदन जो होता है वो निकाला जाता है, गोंद जो होती है वो जंगलों से प्राप्त होती है। तो ये क्या है? संसाधन है, जंगल। उसके बाद देखिए, धरातल के नीचे खनिज, धरातल के नीचे जो भी खनिज होते हैं जैसे सोना, चांदी, लोहा, जो क्या कहाँ से निकलता है? जमीन के नीचे से निकलता है। इसके अलावा पेट्रोलियम हुआ, ये भी कहाँ से निकलता है? जमीन के नीचे से। लोहा हुआ, वो भी कहाँ से निकलता है? जमीन के नीचे से। कोयला हुआ, वो भी कहाँ से निकलता है? जमीन के नीचे से। तो ये सारे संसाधन किस में शामिल है? भूमि में शामिल है। इसके बाद धरातल के ऊपर देखिए, प्रकाश, वायु, वर्षा, इन सभी को कहाँ पर शामिल किया जाता है? ऊपरी परत में। ये ऊपर रहते हैं। प्रकाश सूरज का ऊपर मिल जाता है, पानी ऊपर मिल जाता है, वर्षा ऊपर होती है। तो ये सारे संसाधन कहाँ से मिले हुए हैं? हमें प्रकृति से मिले हुए हैं, निःशुल्क मिले हुए हैं। प्रकृति हमसे कोई पैसा लेती है? नहीं लेती। इसको कहाँ पर शामिल किया जाता है? भूमि में। लेकिन भूमि का स्वामित्व कहाँ पर होता है? भूमि का स्वामित्व उस देश की सरकार के पास होता है। सरकार क्या करती है? इस स्वामित्व को परिवारों को सौंप देती है। ये अलग अलग अपने देश की अलग अलग वो क्या है? व्यवस्था है। अर्थव्यवस्था होती है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है या समाजवादी अर्थव्यवस्था है। पूंजीवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था हम समझ चुके हैं, उस वीडियो की लिंक भी वीडियो में मिल जाएगी, तो वो भी आप ध्यान रखिए, देख लीजिए, वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये व्यवस्था के अंतर्गत होता है कि स्वामित्व किसके पास जाए। मतलब सरल तरीके से देखें तो उस देश की सरकार के पास भूमि का स्वामित्व होता है। और जैसे हमारे देश में देखें, हम हमारे देश में हमारा मकान है, किसके अंतर्गत है? हमारे स्वामित्व के अंतर्गत है। हमारा खेत है, हमारे स्वामित्व में है। तो ये क्या है? स्वामित्व निर्धारण वो अलग बात है, लेकिन ये प्रकृति से हमें क्या मिली हुई है? निःशुल्क मिली हुई है। प्रकृति हमसे कोई पैसा लेती है? नहीं लेती है। अब इसकी विशेषताएं देख लीजिए क्या क्या है। भूमि प्रकृति का निःशुल्क उपहार है, इसमें कोई डाउट है? ये क्लियर कर लिया हमने, कोई हमसे पैसा नहीं लेती है, ये समझ में आ गया। इसके बाद दूसरा देखिए, भूमि की पूर्ति सीमित है। सीमित किस प्रकार से? कोई भी अर्थव्यवस्था हो, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो, मिश्रित अर्थव्यवस्था हो, समाजवादी अर्थव्यवस्था हो, सभी अर्थव्यवस्थाओं में जो संसाधन होते हैं वो क्या होते हैं? सीमित होते हैं। तो यहाँ सीमितता से क्या तात्पर्य है? अब सीमितता से तात्पर्य हम लगाएं तो हमारे पास जो मकान है, जो प्लॉट है, उस प्लॉट की जगह हमारे अधिकार में है।
तो वो हमारी क्या है, सीमित है। उससे आगे हम मकान बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते। क्यों, क्योंकि वो हमारे अधिकार में नहीं है, और अधिकार में नहीं है मतलब कि हमारे अधिकार में जो है वो क्या है, सीमित है। उसके अंतर्गत हम कुछ भी कर सकते हैं, और जो हमारे अधिकार में नहीं है उसके अंतर्गत हम कुछ नहीं कर सकते। इसी प्रकार यदि हम एक देश में देखें तो एक देश का जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है, वो उस देश की सीमित भूमि है। किस में आता है, भूमि क्या है, सीमित है। पूरी पृथ्वी पर भी देखें तो कितनी भूमि है, क्या है, सीमित है। 71% पानी है, उसके बाद फिर भूमि 29% भूमि है। ठीक है, तो इससे किसको समझ सकते हैं हम, सीमितता को समझ सकते हैं। अब आइए, भूमि क्या है, अविनाशी शक्ति है। अविनाशी शक्ति मतलब कि भूमि को नष्ट नहीं कर सकते और ना ही इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। भूमि को आप भूमि पर मकान बनाएंगे उसको नष्ट कर सकते हैं, भूमि पर सड़क बनाएंगे उसको नष्ट कर सकते हैं, उस जगह को नष्ट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। क्या है ये, अविनाशी। अविनाशी मतलब कि जिसका नाश ना हो। आगे चलिए, भूमि में विभिन्नता पाई जाती है। भूमि में विभिन्नता को हम दो प्रकार से समझ सकते हैं। भूमि हर जगह एक सी होती है क्या, नहीं होती। 1 किलोमीटर के बाद उसका जो स्वरूप है वो बदल जाता है। कहीं पर जंगल है, कहीं पर रेगिस्तान है, कहीं पर ऊपर नीचे की खड्डे हैं, कहीं पर नदी है, कहीं पर नाला है। तो ये क्या है, भूमि में भिन्नता है। लेकिन अर्थशास्त्र में, और एक हम अच्छे तरीके से समझें, विभिन्नता को अच्छे तरीके से समझें तो विभिन्नता एक उपजाऊ तौर पर भी हम लगा सकते हैं कि भूमि की जो विभिन्नता है उपजाऊ तौर पर वह हर जगह एक समान नहीं है, भिन्न भिन्न है। कहीं पर उपजाऊ भूमि है, कहीं पर बंजर भूमि है, कहीं पर रेगिस्तान है, कहीं पर अच्छे खेत हैं जहाँ पर हम खेती कर सकते हैं। तो ये क्या पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है। आगे देखिए, भूमि एक निष्क्रिय एवं गतिहीन साधन है। किस प्रकार का साधन है, निष्क्रिय एवं गतिहीन साधन। भूमि अकेली स्वयं कोई क्रिया नहीं करती है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, निष्क्रिय साधन बोलते हैं। यदि हमें जैसे गेहूं का उत्पादन करना है, हम खेत भूमि पर सब कुछ छोड़ दें कि आप उत्पादन कर लो, तो भूमि कर पाएगी क्या, नहीं कर पाएगी। क्यों, क्योंकि वह निष्क्रिय है, उसमें किसी प्रकार की क्रिया नहीं होती है। भूमि का क्लियर हो गया है, बिल्कुल आसान तरीके से हमने समझ लिया और सरल भी कर दिया है। अब भूमि को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। यदि परीक्षा में पूछा जाता है तो उसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब समझ लेते हैं हम श्रम को, कि श्रम क्या होता है। सरल शब्दों में तो श्रम, भाई काम करना एक श्रम है। जहां भी हम काम करेंगे वो क्या कहलाएगा, श्रम कहलाएगा। लेकिन अर्थशास्त्र में इसको परिभाषित करते हैं धन से जोड़कर। किस प्रकार से, धन की प्राप्ति के लिए शारीरिक रूप से या फिर मानसिक रूप से जो कार्य किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, श्रम बोलते हैं। परिभाषा बिल्कुल यही है। अर्थशास्त्र में श्रम से आशय मनुष्य द्वारा किए गए उन शारीरिक एवं मानसिक कार्यों से होता है जो धन प्राप्ति के लिए किए जाते हैं। श्रम की परिभाषा समझ में आ गई। श्रम का मतलब काम करना। अब काम किसके लिए करना हो, पैसे के लिए करते हैं तो वह किस में आएगा, श्रम में आएगा, अन्यथा फिर श्रम में नहीं आएगा। कुछ काम प्रेम पूर्वक कर दिए जाते हैं, प्रेम से मतलब कि हमारे चलो भाई रिश्तेदार है तो काम कर दिया, उसको हम श्रम में नहीं शामिल करेंगे। श्रम में किसको शामिल किया जाता है, जिससे कि धन का उत्पादन हो, धन मिलता हो, धन प्राप्ति हो, धन से जोड़कर उसको जोड़ा जाता है। अर्थशास्त्र में मनुष्य द्वारा किए गए उन शारीरिक एवं मानसिक कार्यों को जो कि धन की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं। ठीक, श्रम के रूप, श्रम के रूप किस प्रकार से हम परिभाषित कर सकते हैं। श्रम के रूप ये दो प्रकार से पूछा जा सकता है, या तो श्रम के रूप पूछ लिया जाएगा या फिर श्रम के प्रकार पूछ लिया जाएगा। तो दोनों का अर्थ एक ही होगा और उसका आंसर भी एक ही प्रकार से दे सकते हैं हम। देखिए, पहला है उत्पादक श्रम या फिर अनुत्पादक श्रम। उत्पादक श्रम मतलब कि जिससे पैसे की प्राप्ति हो, जिससे धन की प्राप्ति हो, और अनुत्पादक श्रम मतलब कि जिससे धन की प्राप्ति ना हो। जो श्रम धन अर्जित करने के उद्देश्य से किया जाता है उसे उत्पादक श्रम कहते हैं, और जो श्रम धन उद्देश्य जिसकी प्राप्ति ना हो, प्रेम हो या वात्सल्य के तौर पर जो कार्य कर दिया जाता है वो किस प्रकार का होता है, अनुत्पादक श्रम होता है। अब इसमें हम एक उदाहरण लें, जैसे कि एक माली है, माली यदि किसी दूसरे व्यक्ति के बगीचे में काम करता है और उसे मजदूरी मिलती है या फिर मासिक सैलरी मिलती है, तो वो क्या होगा, उत्पादक श्रम होगा। और यदि वह अपने बगीचे में काम करे स्वयं और उसे उसका कोई भी पारिश्रमिक ना मिले, कोई मजदूरी ना मिले, तो वो किस में आ जाएगा, अनुत्पादक श्रम में आ जाएगा। अब दूसरा देखिए, कुशल एवं अकुशल श्रम। कुशल श्रम कौन सा होता है, कुशल श्रम वह होता है जिसमें
प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है या फिर शिक्षण की आवश्यकता होती है। प्रशिक्षण और शिक्षण मतलब कि जैसे कोई विशेष कार्य है, हमें किसी मशीन को ऑपरेट करना है, तो उसके लिए पहले जो ऑपरेटर तैयार किया जाएगा तभी तो वो चला पाएगा ना। जैसे कि ट्रक ड्राइवर हुआ, ट्रक ड्राइवर क्या है, ट्रक को चलाना जानता है, मतलब कि उसमें उसे ड्राइवर में वो क्या है, कुशल है, उसके पास एक कुशल नॉलेज है, कुशल क्या है, ज्ञान है, जिसके द्वारा वह उसको ऑपरेट करता है। हर कोई व्यक्ति नहीं चला पाएगा ना, तो क्या है, उसमें कुशलता हासिल है उसे, तो उसको क्या बोलेंगे हम, कुशल श्रम बोलेंगे। और जिस काम में कुशलता की आवश्यकता नहीं है, जिसमें प्रशिक्षण की आवश्यकता ना हो, उसको बोलेंगे हम अकुशल श्रम। अब जैसे मजदूर है, लोकल मजदूर, जिसको आप कोई भी काम दे दो वो आसानी से कर देता है, जैसे ईंटें ढोना है, रेत पटकना है, गिट्टी पटकना है, मकान का काम करवाना है, लिपाई पुताई करवाना है, कुछ भी उसको काम दे देंगे तो वो कर देंगे। उसमें क्या है, प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, नहीं होती। ठीक है, जिसमें प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है उसको बोलते हैं कुशल श्रम, और जिसमें प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती उसको बोलते हैं अकुशल श्रम। ठीक है, इसके बाद देखिए तीसरा है मानसिक एवं शारीरिक श्रम। मानसिक श्रम किस प्रकार का होता है, जिसमें दिमाग की आवश्यकता अधिक होती है। जैसे आप किसी के पास जॉब करते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर है, कंप्यूटर ऑपरेटर क्या है, मानसिक रूप से श्रम करता है, शारीरिक रूप से नहीं। शारीरिक रूप से कोई काम करता है क्या, नहीं करता। लेकिन जो व्यक्ति मकान में काम करता है, ईंटें लगाता है, ईंटें ढोता है, या फिर जो अनाज की कट्टी है उन्हें ट्रक में लोड करता है, तो ये सब क्या है, जिसमें शरीर की शक्ति लगती है, शारीरिक श्रम होता है। तो जिसमें दिमाग का उपयोग अधिक हो उसको बोलते हैं मानसिक श्रम, और जिसमें शारीरिक शक्ति का अधिक प्रयोग हो उसको बोलते हैं शारीरिक श्रम। ठीक है, ये हो गए श्रम के प्रकार, 6 प्रकार हैं, और इन्हें श्रम के रूप भी कहते हैं। तो दोनों तरीके से पूछा जा सकता है, या तो श्रम के रूप पूछ लिया जाएगा या फिर श्रम के प्रकार पूछ लिया जाएगा। जो 6 हमने समझ लिए हैं, 6 के 6 प्रकार, इन्हें हम इसमें लिख देंगे तो हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए श्रम की विशेषताएं और देख लें, ये भी बहुत जरूरी है, ये भी परीक्षा में पूछ ली जाती हैं। श्रम उत्पादन का एक सक्रिय साधन है। भूमि को हमने क्या समझा है, भूमि को समझा है हमने निष्क्रिय, भूमि को क्या समझा है, एक निष्क्रिय साधन है। श्रम को क्या पढ़ रहे हैं, एक सक्रिय साधन है। निष्क्रिय में क्या समझा कि भूमि किसी प्रकार का कार्य स्वयं नहीं कर सकती, वह निष्क्रिय रहती है, उसमें किसी प्रकार की क्रिया नहीं होती। लेकिन श्रम क्या होता है, इसमें क्रिया होती है। मजदूर आएगा तो वो काम करेगा, वो क्रिया करेगा, तब जाके श्रम उत्पादित होगा, और वो काम नहीं करेगा तो श्रम कहलाए क्या, नहीं कहलाएगा। ठीक है, मतलब किसी काम को करने के लिए मजदूर की आवश्यकता होगी, तो मजदूर कैसा रहता है, सक्रिय, वह क्रिया करता है तभी जाके काम होता है। तो किस प्रकार का साधन है, सक्रिय साधन है, मतलब क्रिया के साथ इसका साधन नाम जोड़ा जाता है, मतलब क्रिया करता है तभी जाके काम या श्रम का उत्पादन होता है या कार्य का उत्पादन होता है। इसके बाद देखिए श्रम को श्रमिक से अलग नहीं किया जा सकता। हम मजदूर को उसके काम से अलग कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। मान लीजिए एक फैक्ट्री में एक बंदा काम करता है, ठीक है, और ये सुपरवाइजर है। यदि सुपरवाइजर ये बोले कि आप अपना जो काम है, जो श्रम है, उसको मुझे दे दीजिए और आप घर चले जाइए, ये श्रमिक क्या ऐसा कर सकता है, श्रमिक सुपरवाइजर को अपना काम देकर घर जा सकता है क्या, नहीं जा सकता। श्रमिक को स्वयं वो काम करना पड़ेगा तब जाके वो काम होगा। तो हम इसके काम को इससे अलग कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो बस यही है, श्रम को श्रमिक से अलग नहीं किया जा सकता। श्रम के साथ साथ श्रमिक को भी साथ में क्रिया करनी पड़ती है, तब जाके श्रम होता है और उत्पादन कार्य संभव होता है। आगे देखिए श्रम क्या है, एक नाशवान एवं गतिशील साधन है। नाशवान और गतिशील साधन। श्रम क्या होता है, नष्ट हो जाता है। किस प्रकार से नष्ट हो जाता है, अब व्यक्ति श्रम कर देगा, करने के बाद यदि घर चला जाएगा तो उस कार्य को, जो उसने कार्य किया है, उसे आप देख पाएंगे क्या, नहीं देख पाएंगे, नहीं छू पाएंगे। क्या हो गया है, वो नष्ट हो गया है। जिस समय वह काम करता है उसी समय उसका उत्पादन होता है, उसी समय उसकी सेवा का हम उपभोग कर लेते हैं, तो नष्ट हो जाता है। उपभोग क्या होता है, जिस समय उपयोगिता होती है और उपयोगिता का जब हम उपभोग कर लेते हैं तो वो नष्ट हो जाती है, तो उसकी जो उपयोगिता है वो समाप्त हो जाती है। मतलब कि श्रम जो है नाशवान एवं गतिशील है, ये गति करता रहता है। जब आप काम करवाओगे तब कार्य होगा,
जब आप काम नहीं करवाओगे उस समय कार्य फिर नहीं होगा। श्रमिक अपना श्रम बेचता है, स्वयं को नहीं। कोई भी मजदूर हो, जहाँ पर भी वह काम करता है, वो अपने आप को नहीं बेचता है। किसको बेचता है? उसकी जो सेवा है, उसकी सेवा क्या है? श्रम। और सेवा को हम क्या छूकर देख सकते हैं? क्या महसूस कर सकते हैं? हाथों से स्पर्श कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सेवाओं में हमने पढ़ा हुआ है, सेवा क्या होती है? अमूर्त होती है, उसकी कोई मूर्त नहीं होती है, ना ही हम उसे देख सकते हैं, ना ही स्पर्श कर सकते हैं। तो वो क्या बेचता है? सेवा बेचता है अपनी। तो आप उससे सेवा के लिए तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन उसको खरीद नहीं सकते। वो व्यक्ति शाम तक आपके पास कार्य कर सकता है, कार्य करने के बाद घर चला जाएगा, अपना पेमेंट लेकर क्या करेगा? उसकी सेवा देकर चला जाएगा। मतलब सेवा तो बेच देता है, खुद को नहीं बेचता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद श्रम लगातार सेवा प्रदान नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति जो श्रमिक है वो लगातार काम नहीं कर सकता। एक मशीनरी भी यदि हम लगाएंगे तो मशीनरी भी जीवन पर्यंत काम नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि कुछ सालों के बाद उसके जो पुर्जे होते हैं उसमें घिसावट हो जाती है और वह उसको क्या करना पड़ता है? फिर प्रतिस्थापन करना पड़ता है। इसी प्रकार जो मजदूर होता है, जो भी व्यक्ति है, वो 8 घंटे काम करेगा, 12 घंटे काम करेगा, उसके बाद फिर क्या करना पड़ेगा आपको? दूसरे मजदूर से उसको प्रतिस्थापन करना पड़ेगा। लगातार काम नहीं कर सकता है। तो ये हमारा श्रम भी कंप्लीट हो गया है। अब हमारे 2 साधन कंप्लीट हो गए हैं, एक भूमि और दूसरा श्रम। अब बचा कौन सा है? बचा हुआ है हमारा पूंजी, संगठन और साहस। इन तीनों पर हम चर्चा करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तो ये वीडियो यदि आपको समझ में आ गया है, पसंद आया है, तो इसे लाइक जरूर करें, दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, और यदि समझ में नहीं आया है तो भी कमेंट करके जरूर बताएं कि समझ में नहीं आया, तो एक बार और चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।